नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। आज का दिन हमारे देश के लिए बेहद क्षति वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा जो नुकसान है वो देश को और देश के लोगों को हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। महान अर्थशास्त्री उन्हें कहा जाता रहा, और आज कहीं ना कहीं जब वो हमारे बीच नहीं है तो देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसी के साथ वो साल 1991 को याद करने का भी आज वो दिन है, जब उन्होंने बड़ा फैसला लिया था, बड़ा जो बजट है वो पेश किया, जिसके बाद हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी तस्वीर बदल गई। और उसके बाद साल 2008 में भी जब ग्लोबली जो आर्थिक मंदी है उसको लेकर तस्वीर नजर आई, उसके बाद मनमोहन सिंह का वो डिसीजन, वो फैसला जो आज भी लोगों को याद रहता है, उनका वो फैसला जिसके बाद कहीं ना कहीं देश में निवेश आया और कई ऐसी कंपनियां यहां पर आई जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उतरी और हमारे जो जीवन में बड़ा बदलाव है वो देखने को मिला। और इसी के साथ जिस तरह से उनका जीवन सरल रहा और शांति वो बनाए रखते थे, ये उनका व्यक्तित्व था जिसको लेकर चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो उन्हें याद करता है। और इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि देश के लिए मनमोहन सिंह कितने जरूरी थे और किस तरह से हमारे देश में अर्थव्यवस्था को उन्होंने मजबूती पहुंचाई। हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। पर आगे बढ़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह को याद करते हुए क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं विजय उपाध्याय जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ केपी मलिक वरिष्ठ पत्रकार जूम से जुड़ेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक जी। सबसे पहले सवाल वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी आपसे, डॉक्टर मनमोहन सिंह को आप कैसे याद करते हैं? पहले तो मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। देश पूरी शिद्दत से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को याद कर रहा है। देखिए, देश में आर्थिक सुधार 1991 में शुरू हुए। मिक्स्ड इकोनॉमी हमारी थी, जिसमें समाजवाद भी था, पूंजीवाद भी था और समाजवाद हावी था। बहुत सी टेक्नोलॉजी, बहुत सी उदारीकरण की जो नई चीजें होनी थी वो नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब उदारीकरण की तरफ ग्लोबल अर्थव्यवस्था से जुड़ने के लिए भारत ने कदम बढ़ाया, WTO पे हस्ताक्षर उन्होंने किया, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उनकी पहल पर तो वित्त मंत्री उन्होंने मनमोहन सिंह जी को बनाया था। मनमोहन सिंह जी उस समय न राज्यसभा के मेंबर थे न लोकसभा के मेंबर थे, लेकिन उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया था। जी जी। इसके पहले भी अगर आप देखें तो राजीव गांधी के जमाने में सुधारों की एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। उस समय मनमोहन सिंह जी योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे और मनमोहन सिंह जी 1971 से भारत की राजनीति में या सरकार के साथ अपना योगदान दे रहे थे। पहले वाणिज्य मंत्रालय के साथ, कॉमर्स वाणिज्य मंत्रालय के साथ, फिर वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार 1972 में बन गए थे। बाद में वो अलग अलग पदों पे रहे, रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। तो जो भारत में आजादी के बाद का भारत जब 3 दशक बाद उसने बदलाव लेना शुरू किया, नई जरूरतें महसूस हुई, मनमोहन सिंह ने सारी समस्याओं को देखा, देश की प्रगति में बाधक तत्वों को देखा और 91 में जब बदलाव का दौर शुरू हुआ तो बहुत सी नई चीजें आई जिसका बहुत विरोध भी हुआ। लोगों ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनियां आ जाएंगी, तमाम आरोप लगाए गए। लेकिन
सुधार उन्होंने जो शुरू किया वो आगे बढ़ता रहा। और 2004 में जब वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने आम आदमी के लिए जो सबसे बड़ा काम किया, खासतौर पे ग्रामीण भारत के लिए, वो है मनरेगा, कि हर श्रमिक को 100 दिन अनिवार्य रूप से काम सरकार अपनी तरफ से देगी। उसका 2 मकसद था, एक तो लोगों को रोजगार मिलेगा ऐसे सीजन में जब कृषि में कोई काम नहीं होता है, दूसरा लोगों के पास आय जाएगी तो खर्च करेंगे और हमारी इकोनॉमी में गति आएगी। तो जो मुख्य उनका काम आर्थिक सुधारों का रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। लेकिन एक राजनेता के तौर पर अगर देखें तो जो सरलता, जो सज्जनता और जो आत्मीयता मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हुए दिखाते थे, वो भारतीय परंपरा की प्रतीक थी। और कभी भी उनको किसी ने गुस्से में नहीं देखा, कभी भी ज्यादा लाउड होके वो बात नहीं करते थे। मैं तो प्रत्यक्षदर्शी हूं उस घटना का, जब वो प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम अनाउंस हुआ था, उसके ठीक एक दिन पहले 10 जनपथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें तब सोनिया जी को प्रधानमंत्री बनना था। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को मनमोहन सिंह जी ही अटेंड कर रहे थे। दूसरे दिन उनको ही प्रधानमंत्री घोषित किया गया, परिस्थितियां ऐसी पलटी। तो मनमोहन सिंह जी की जीवन में अर्थशास्त्री रहते हुए राजनीतिक उपलब्धियां और साथ में जो काम वो कर पाए, यानी एक अर्थशास्त्री जो चीज सोचता है उसे अगर अमल में ला पाए तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी होती है। और मनमोहन सिंह जी भारतीय सरलता, सादगी, सज्जनता इसके प्रतीक तो है ही। आर्थिक सुधारों को उन्होंने जमीन पे उतारा, यानी जो कल्पनाएं उनके दिमाग में थी और दुनिया में जो बदलाव हो रहे थे, भारत को उसके साथ खड़ा किया। इसीलिए आज जो भारत गतिशील है, विकास की तरफ जा रहा, विकसित भारत की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उसकी बुनियाद प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की जोड़ी ने ही रखी थी। और आज हमारी अगर जो जीडीपी है वो अगर करीब $4 ट्रिलियन है, तो 2007 तक $1 ट्रिलियन थी, 2007 के बाद उसमें इजाफा हुआ। तो ये जो गति आई है, जो रोजगार और जो जितनी बड़ी आबादी की आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं हमारी अर्थव्यवस्था से, इसमें मनमोहन सिंह जी का योगदान है और राष्ट्र इसके लिए कृतज्ञ है। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं केपी मलिक जी। केपी मलिक जी, आपका रुख करना चाहेंगे, 92 साल की उनकी जिंदगी को आप कैसे याद करेंगे, कैसे समेटेंगे? देखिए, अगर आप मनमोहन जी की बात करें, सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बताना चाहता हूं कि वो एक गरीब परिवार से आने वाले और सत्ता के शीर्ष पे पहुंचने वाले एक साधारण व्यक्ति थे। और कभी भी उन्होंने अपने पद का गुमान नहीं किया, घमंड नहीं किया, साधारण तरीके से रहने वाले व्यक्ति थे। हमें कई बार उनके साथ यात्राएं करने का, काम करने का, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछने के मौके मिले। तो बड़े ही साधारण व्यक्ति थे, कम बोलते थे, काम ज्यादा करते थे, करके दिखाते थे। अभी हमारे सहयोगी साथी ने भी उनके कई सारे काम हमें गिनाए हैं। मुख्य रूप से मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने हमें सूचना का अधिकार दिया, मनरेगा दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, वो स्वास्थ्य का अधिकार भी लाना चाहते थे, लेकिन वो कार्यकाल उनको कम पड़ा। हालांकि वो चीज आज आगे बढ़ रही है, उस क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। और हम ये भी याद करते हैं कि 2 बार विश्व मंदी के दौरान भी उन्होंने जिस प्रकार भारत को मजबूती के साथ मंदी में नहीं जाने दिया, उसको संभाले रखा, उसके लिए भी बधाई के पात्र हैं। और वो बताता है कि किस तरह के वो अर्थशास्त्री रहे हैं। दूसरा, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि 2 बार 2 कार्यकाल के प्रधानमंत्री, जिनको मैं मानता हूं कि अराजनीतिक व्यक्ति थे, कभी भी वो लोकसभा का चुनाव 1 बार लड़े हैं और वो भी जीत नहीं पाए। साउथ दिल्ली से चुनाव लड़े थे वो 1999 में, और भारतीय जनता पार्टी के विजय कुमार मल्होत्रा से चुनाव हार गए थे। और ये भी आपको बताएं कि जैसे अभी 1991 में हमारे साथी ने भी उस बात को इंगित किया है कि 1991 में जब नरसिम्हा राव की सरकार बनी, तो वो जो पूर्व गवर्नर थे रिजर्व बैंक के IG पटेल, उनको वित्त मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तब मनमोहन सिंह जी को देश का वित्त मंत्री बनाया गया, जबकि ये किसी सदन में नहीं थे। फिर इनको राज्यसभा में लाया गया और उन्होंने बाकायदा बहुत अच्छा बजट पेश 91 में किया था। और हम जानते हैं कि वाक्पटुता में वाजपेयी जी का कोई जवाब नहीं है।
हम अपने सीनियर जर्नलिस्टों से सुनते हैं कि जब उन्होंने फाइनेंस बिल पे चर्चा हुई और उन्होंने अपना जो है फाइनेंस बिल वहां पे रखा, सदन में पढ़ा, तो विपक्ष की ओर से वाजपेयी जी ने कड़ी आलोचना की। जाहिर सी बात है, विपक्ष तो आलोचना करता ही है बजट की, तो वो बड़े आहत हो गए और उन्होंने शाम को ही नरसिंह राव जी को कहा कि मैं इस पद पे रहने लायक नहीं हूं और मैं अपना इस्तीफा देना चाहता हूं। तो थोड़ा सा सख्ते में आ गए नरसिंह राव जी और उन्होंने वाजपेयी जी को फोन किया और वाजपेयी जी की महानता देखिए कि वाजपेयी जी उनके घर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप इसको बहुत गंभीरता से मत लीजिए, ये सियासी भाषण था और मेरा फर्ज बनता है कि मैं सत्ता के बजट पे टिप्पणी करूं और इस तरह की चीजें करूं, आप इसको, उन्होंने बड़ा उनको समझाया और उनके साथ खाना खाया, तब जाके कहीं वो माने और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इस तरह के किस्से कहानियां भी उनके हैं। और अगर आप समय देंगे मैं थोड़ा अपने विषय में बताना चाहता हूं। एक साधारण पत्रकार होने के नाते वाजपेयी जी की सरकार थी और हमें एक किसी फाइनेंस के मामले पे एक इंटरव्यू करना था, तो हम 2 जर्नलिस्ट उनके घर पे पहुंचे और प्रधानमंत्री आवास के पीछे 3 मूर्ति लेन एक एरिया है, वहां पे थोड़ा सुनसान रहता है। तो हम लोग उनके घर पे गए तो दरवाजा खुला हुआ था, अंदर चले गए, ड्राइंग रूम में पहुंचे तो आवाज हम लगा रहे हैं, कोई है, कोई आवाज नहीं आ रही है। और थोड़ी देर बाद ये निकल के ड्राइंग रूम में आते हैं, अरे आप बैठिए, हम बैठे, और ये फिर वापस अंदर चले गए। हम लोग को समझ में ही नहीं आया क्या हुआ। ये 10 मिनट के बाद आते हैं और इनके हाथों में चाय की ट्रे होती है और वो रखते हुए बोलते हैं कि घर में कोई है नहीं और नौकर भी बाजार गया हूं। तो इस स्तर के साधारण व्यक्ति थे जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हों, गवर्नर रह चुके हों, इतने बड़े पद पे होने के बावजूद कतई उनके अंदर घमंड नहीं था और उनके पास एक उनकी प्यारी गाड़ी थी मारुति 800, उससे उनको बहुत ज्यादा लगाव था। और मुझे याद है प्रधानमंत्री रहते हुए भी वो खुद अपना लाइसेंस रिन्यू कराने उसी कार में गए थे। और BMW का एक बड़ा जखीरा खरीदा गया था क्योंकि समय समय पे प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा का आकलन किया जाता है तमाम वाहनों की, और उनमें दुरुस्त करने के लिए नए वाहन का इंतजाम किया गया था। उसमें BMW की गाड़ियां आई थी, तो वो कहते थे कि यार मैं इनमें बैठना नहीं चाहता हूँ। यार सर, ये सुरक्षा की दृष्टि से अच्छी गाड़ियां हैं, इनमें आपको बैठना पड़ेगा, आप अपनी गाड़ी भी रखिए। तो वो बड़े साधारण व्यक्ति थे, तो ये अंदाज उनका हमें याद है, इसलिए हम उनको याद करते हैं। और मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि जो उनके आलोचक थे, हम कई बार, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे दूसरे हों, खासकर अमर सिंह उनको मौन मोहन कहते थे। तो उन्होंने सिद्ध किया कि मौन रहते हुए भी उन्होंने देश के लिए जो योगदान 10 साल में दिया है वो याद रखने लायक है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी अगर दूसरी बार सत्ता में आई थी, वो सिर्फ उनसे सीनियर प्रणब मुखर्जी और अर्जुन सिंह थे। प्रणब मुखर्जी को तो वो प्रधानमंत्री रहते हुए भी सर से संबोधित करते थे, सर कहते थे। और कई बार प्रणब मुखर्जी ने कहा कि आप प्रधानमंत्री मुझे सर क्यों कहते हैं, तो सर कहते थे उनको। तो उनके अनेकों किस्से हैं जो हमने साथ में देखे भी हैं, उनके साथ काम करने का मौका भी मिला है। पार्लियामेंट में कई सारी मुलाकातें पत्रकारों के नाते होती थी। तो बहुत साधारण व्यक्ति थे। आपसे समझना चाहेंगे विजय उपाध्याय जी, गवर्नर के पद पर भी वे रहे और फाइनेंस मिनिस्टर के पद पर भी वो रहे, कई क्षेत्रों में उन्होंने काम किया, इसे भी आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने देश की बल्कि देश के लोगों की भी जिंदगी बदल दी है। नहीं, देखिए, जो बदलाव बड़ा आया वो तो आया जब हमारी आर्थिक नीति बदल गई। अन्यथा भारत में अगर आप 1990 तक देखें तो केवल 2 व्हीलर में राजीव गांधी की सरकार के समय नई टेक्नोलॉजी आई थी। होंडा जापान की कंपनी थी, सुजुकी जापान की कंपनी थी, और ये काइनेटिक 3, और संजय गांधी जी ने जो सुजुकी कंपनी थी उसके साथ कार का एक मैन्युफैक्चरिंग जो मारुति सुजुकी के नाम से शुरू हुआ था। तो ये अदरवाइज यहाँ 2 ऐसी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की गाड़ियां उपलब्ध थी, एक प्रीमियर पद्मनी जिसे फिएट कहते थे, दूसरा एम्बेसडर कार। ये दोनों इटली और यूरोप में 60 के दशक के पहले ही आउट कर दी गई थी। तो तकनीकी तौर पे हम बहुत पीछे थे। 91 में हमारे पास जो कंबाइन हार्वेस्टर थे, खेती जिसमें गेहूं की कटाई होती है, कटाई भी होती है और गेहूं फ्रेश इकट्ठा हो जाता है, 2 कंबाइन हार्वेस्टर केवल पंजाब में हुआ करते थे। यानी मैकेनाइजेशन भी नहीं था। सड़कों के निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में मशीनें नहीं थी।
पुलों के निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में मशीनें, क्योंकि समाजवादियों का इतना ज्यादा दबाव था कि हर काम लेबर ही करेगा। तो लेकिन मनमोहन सिंह जी हमेशा कोशिश करते रहे कि भारत की जो प्रगति है वो समाजवाद के खोल से थोड़ा बाहर आइए, निवेश लाइए, देश में जैसे निवेश बढ़ेगा अर्थव्यवस्था गति पकड़ेगी, वरना यहाँ लाइसेंस राज हुआ करता था जी, उसको भी खत्म किया, उन्होंने खत्म किया। और ये जो अगर ये 91 में जो बदलाव है, अगर 81 में ये बदलाव हो गया होता तो जो हम तुलना करते हैं आज कि हम चीन से क्यों पिछड़ गए, चीन ने तो 80 के पहले शुरू कर दिया, हमने 91 में शुरू किया, उसकी भी रफ्तार बहुत धीमी थी। जीएसटी बिल मनमोहन सिंह जी कोशिश करते रहे कि ले आए, कई ऐसी चीजें थी जो उन्होंने चाहा कि हो जाए, लेकिन नहीं कर पाए, क्यों? एक तो अलायंस की सरकार थी, उनकी बहुमत की सरकार नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक जज्बा था, उनको पता था कि आर्थिक सुधारों से ही देश की प्रगति हो सकती है, क्योंकि हर 10 साल में जब जनगणना होगी तो हमारी आबादी में एक बड़ा इजाफा होगा जो हमारे डेवलपमेंट के इजाफे को से आगे निकल सकता है। हम 4% 3% की ग्रोथ रेट में थे और 2.5% से 3% की हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी। जी जी बिल्कुल। और साथ में इन्फ्लेशन भी होता था, तो मोटे तौर पे देखें इकोनॉमिक्स के टर्म में तो वो हम एक तरीके से हमारा माइनस में डेवलपमेंट हो रहा था, जीडीपी बढ़ रही थी। तो मनमोहन सिंह इसको सुधारना चाहते थे और जब मौका मिला उन्होंने उसे सुधारा। गवर्नर रिजर्व बैंक के तौर पे उन्होंने कई आर्थिक सुधार किए, बैंकों के लिए काफी उन्होंने प्रयास किया कि बैंक ज्यादा ताकतवर हों, ऋण जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसानों का इंडस्ट्री को वो ज्यादा होना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था गतिशील हो। तो जो हमारा इकोसिस्टम था वो बेहतर कदम की तरफ आगे बढ़े, दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहा था, हम ठहरे हुए थे, तो वो उन सारी चीजों को वो समझ रहे थे। और अलायंस के प्रधानमंत्री रहते हुए भी 2004 से 2009 के दरमियान और 2009 से 2014 के दरमियान उन्होंने बहुत से कदम उठाए और सहमति से उठाए। जब उन्होंने न्यूक्लियर डील साइन की, कम्युनिस्टों ने समर्थन ही विड्रा कर लिया, जो यूपीए का हिस्सा हुआ करते थे। उस दौर में भी हालांकि समाजवादियों ने ही उनकी मदद की, समाजवादी पार्टी मदद के लिए आगे आई और समाजवादी पार्टी ने मदद किया, लेकिन ये बताता है कि दुश्वारियां कितनी हैं। एक सज्जनता की प्रतिमूर्ति व्यक्ति जो नॉन पॉलिटिकल, जैसा आप अभी कह रहे थे मलिक साहब की कभी लोकसभा चुनाव जीता ही नहीं, तो आम आदमी के बीच तो उन्होंने राजनीति कभी की ही नहीं। एक चुनाव लड़े भी दिल्ली से तो हार गए, हमेशा राज्यसभा में गए। और लेकिन आप सोचिए कि अगर आप में काबिलियत है, आप देश की अर्थव्यवस्था को समझते हैं और उसमें बदलाव ला सकते हैं, तो आपका महत्व होगा ही। और मनमोहन सिंह न सिर्फ आम आदमी की आवाज के तौर पे बल्कि ग्रामीण भारत की आवाज के तौर पे भी प्रधानमंत्री के तौर पे वो जाने जाएंगे हमेशा। और ये देश हमेशा इसलिए याद करेगा कि ग्रामीण भारत में अगर बड़ा आर्थिक बदलाव किसी ने किया तो उसका श्रेय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को है। केपी मलिक जी, दो जो साल हैं वो देश की जनता को याद रहेंगे। एक 1991, फिर उसके बाद साल 2008, क्योंकि 1991 में भारत में आर्थिक मंदी देखी गई थी, जिसके बाद उनका फैसला असर लाया। उसके बाद 2008 में ग्लोबली आर्थिक मंदी देखने को मिली थी। फिर उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह के वो तमाम फैसले, उन्हें भी आप आज कैसे याद कर रहे हैं? देखिए, अगर आप भारत की अर्थव्यवस्था को देखें या भारत का जो एक चरित्र है, हमारे यहाँ शुरू से ही कहा जाता है कि पैसा बुरे वक्त के लिए बचा के रखो। हम चाहे बैंक में आज की डेट में पैसा जमा करें, चाहे एलआईसी में करें, चाहे किसान हो वो अपना पैसा जमा करे, तो ये बुरे वक्त के लिए हम लोग रहते हैं। और जितने जो देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, बड़े बड़े देश हो, चाहे आप किसी ऑस्ट्रेलिया की बात करें, रशिया की बात करें, आजकल तो हमारे यहाँ भी शुरू हो गया। आज के बच्चे बड़े बड़े पैकेजों पे काम कर रहे हैं, लाखों रुपीज में उनकी सैलरी होती है, हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी करते हैं, लेकिन वो पैसा सेव नहीं करते। उनको 1.5 लाख का आईफोन चाहिए, उनको बड़ी गाड़ी चाहिए, उनको बड़ा फ्लैट चाहिए, और ये सब लेके सब वो अपनी बैंक से किस्तें शुरू कर देते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो उनको बड़ी दिक्कतें आती हैं, फिर वो उनका घर भी बैंक ले लेता है, गाड़ी बैंक। हमारे यहाँ ये परिणति कम से कम 20 साल पहले तक नहीं थी, और सब लोगों की उससे बड़ा सहारा मनमोहन जी को मिला। और जिस प्रकार से उनकी रणनीति थी, क्योंकि वो योजना आयोग के अध्यक्ष भी रहे, आरबीआई के गवर्नर भी रहे, अर्थशास्त्री थे,
प्रोफेसर रहे यूनिवर्सिटी में, तो वो तमाम नीचे से लेकर ऊपर तक की चीजें समझते थे। और जैसा कि मेरे सहयोगी ने अभी कहा कि आप ये देखिए कि पूर्ण बहुमत की सरकार उनकी नहीं थी। लगभग 125 MP कांग्रेस के होते थे, उसके बावजूद उन्होंने इतने अच्छे तरीके से सहयोगियों को साथ लेकर सरकार को चलाई और कभी उंगली इस तरह की उनके ऊपर नहीं उठी कि जो चीजें कही जाए। उसके बावजूद 2 बार उन्होंने देश को मंदी से निकाला, जिसके लिए देश में आज उनकी इतनी अच्छी साख है। पूरा देश आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है कि देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री, आज आपने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को भी सुना कि वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि देश का एक बड़ा अर्थशास्त्री चला गया जिसने हमें 2 मौकों पे आर्थिक मंदी से बाहर निकालने का 2 बार, एक बार नहीं 2 बार। जी, तो मैं इसलिए मानता हूं कि जब देश में इस तरह की चीजें नहीं थी, जैसा कि अभी उपाध्याय जी ने भी कहा कि भाई हमारे देश में सब पुरानी चीजें थी, गाड़ियां के नाम पे सिर्फ 2 गाड़ी थी, मारुति को आगे बढ़ाने काम हो। और आज जिस टेक्नोलॉजी से हम और आप बात कर रहे हैं, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राजीव गांधी ने जिसकी शुरुआत की थी, ये भी 10 साल का कार्यकाल अगर आप मनमोहन सिंह का देखें, इसमें बड़ी तरक्की हुई है। हालांकि इसमें शुरुआत जो टेलीकॉम में अगर शुरुआत देखें तो वाजपेयी जी के टाइम पे भी प्रमोद महाजन ने इस पे काफी काम किया था, लेकिन अब पीक पे पहुंचाने का काम इसको किया है, तो इसमें भी मनमोहन सिंह का बड़ा सहयोग है। तो देश में जो तरक्की हुई है, मैं मानता हूं कि उसके एक पिलर अगर आज यहाँ मनमोहन सिंह को हम कहें तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं हो। तो मैं मानता हूं कि वो टेक्नोलॉजी के भी सरताज थे और देश को जिस तरह से वो आगे लेके बढ़े हैं, देश में उनका नाम एक सम्मान के साथ लिया जाएगा। 2 बार प्रधानमंत्री रहना देश का, और एक छोटे वर्ग से रहना, जहां हम देश में देखते हैं कि जातिवाद पे चुनाव होता है, क्षेत्रवाद पे चुनाव होता है, राजनीति होती है, वो एक ऐसे समाज से थे, सिख समाज से, जहां उनका कोई इतना बड़ा वर्ग नहीं था जो उनको पॉलिटिकली मजबूत करे, उनको चुनाव जिताए, इस तरह का कुछ नहीं था। जैसे कि आपको अभी उन्होंने बताया कि लेफ्टिस्टों ने समर्थन वापस ले लिया था और समाजवादी ने समर्थन वापस दिया। अकाली दल भी टूट गया था उस टाइम पे, अकाली दल के कुछ सांसद टूट के इनको समर्थन करने आ गए थे कि बहुत अच्छा निर्णय सरदार मनमोहन सिंह ने लिया है। तो इनका कोई जवाब नहीं था और अपने आलोचकों का मुंह बंद करने के लिए ये बोलते नहीं थे, करके दिखाते थे। और मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब हम एक बहस संसद में देखते थे, प्रेस गैलरी से नीचे बहस हो रही है और कई बार शेरो शायरी में जवाब दिया जाता था। आज कई सारे वीडियो उनके घूम रहे हैं और सुषमा स्वराज विपक्षी दल की नेता होती थी लोकसभा में, वो भी जुगलबंदी भी संसद में देखने को मिली थी। जी, तो आज जिस तरह से हम देख रहे हैं संसद में जिस तरह से हो रहा है हो हल्ला और कोई कहने का कोई तरीका है ही नहीं, तो हमें बड़ा आघात होता है और हमें याद आता है वो मनमोहन सिंह का जमाना और वो कांग्रेस और बीजेपी का जमाना, जहां दोनों ओर से शेरो शायरी के बाण चलते थे और दोनों अपनी बात बड़ी सहजता से कहते थे। केपी मलिक जी, रामनाथ कोविंद, ओम बिरला और केशव प्रसाद मौर्य ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने क्या कहा, एक बार अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। वर्षों से जानता था, राष्ट्रपति भवन में उनसे मेरी भेंट होती थी। वो सौम्यता और विनम्रता के एक प्रतीक थे, भारतीय राजनीति के एक पुरोधा थे और मैं समझता हूं कि इंडियन इकोनॉमी के एक आधुनिक निर्माता थे। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनको प्रेषित करता हूं। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने देश की आर्थिक सामाजिक प्रगति में योगदान दिया। समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण में उनका योगदान याद रहेगा। उनकी क्षति देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। देश ने एक ऐसा राजनेता खोया है, ऐसा अर्थशास्त्री खोया है, ऐसा पूर्व प्रधानमंत्री खोया है, जिससे देश को बहुत कुछ आशाएं और विश्वास था। तो न केवल सत्ता पक्ष विपक्ष में भी शोक की लहर डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी और मनोज झा ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए क्या कहा है वो सुनवाते हैं। मनमोहन सिंह जी देश के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को दुनिया के जो आर्थिक रूप से मजबूती करने के लिए फैसले होते हैं
एक वित्त मंत्री के रूप में और एक प्रधानमंत्री के रूप में देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना, और देश में आज बहुत कुछ जो दिखाई दे रहा है वो हमारे रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से ही है। पर वो बनी है कि मनमोहन सिंह साहब एक पार्टीशन के रिफ्यूजी थे और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़ाती मेहनत और ईमानदारी से वो तरक्की करते गए। आरबीआई के गवर्नर और फिर भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, फिर 2004 में वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने। और मेरा मानना यह है कि उनके दौरे वज़ारत उस्मा में वो एक भारत का एक पहला वज़ीर आज़म था, प्रधानमंत्री था, जिसने मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ और ख़ास तौर से मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। दौर ने, इस मुल्क ने एक ऐसा व्यक्ति खो दिया है। आज कल रात उनका निधन हुआ, जिसने साइलेंटली काम किया, लाउड नहीं, कभी नॉइज नहीं, शोरगुल के इस दौर में, मैं मेरा मुझको वाले इस दौर में हम की अहमियत को बरकरार रखते हुए, जो कि कलेक्टिव स्पिरिट है इंडिया का, उसको उन्होंने रखा। मनमोहन सिंह जी हमारे बीच नहीं है, उनके किस्से हैं, लेकिन मैं 3 शब्द ऐसे हैं जो मनमोहन सिंह जी ने भारत में चर्चा में ला दिया था 91 में: वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। आज निजी क्षेत्र की भागीदारी हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा है। वैश्वीकरण के चलते हम रूस से कच्चा तेल, जब वार की पोजीशन है यूक्रेन और रूस के बीच में और तमाम प्रतिबंध लगा रखे हैं अमेरिका और यूरोप ने, फिर भी भारत कच्चा तेल ले रहा है, रिफाइन कर रहा है, यूरोप को सप्लाई कर रहा है। उदारीकरण के जरिए हम दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट ला पाए। तो जो किस्से हैं, जो घटनाएं हैं, वो अपनी जगह हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था में जो मजबूती उन्होंने दी वो सबसे महत्वपूर्ण है। जी विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और केपी मलिक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देश में आज शोक की लहर है और उनको डॉक्टर मनमोहन सिंह को लगातार जो लोग हैं वो याद करें, और उनका जो काम है वो यहाँ पर हमेशा हमारे बीच रहेगा। चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार।